Hello my lovely student, very good evening to all of you. Welcome back to my channel Phantom Study Classes 1 and 2. I hope आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। स्टूडेंट हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है आपका, ठीक है। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उनको भी बेहतर तरीके से यहाँ पर से समझ में आए। तो आप स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, ऐसे अगर हम आइटम की बात करें तो आइटम बहुत पहले आपका डिस्कवर हो गया था, जो कि जॉन डाल्टन साहब ने किया था डिस्कवर अपने थ्योरी द्वारा। उनका थ्योरी था थ्योरी ऑफ डाल्टन्स, ठीक है। उसमें उन्होंने करीब 1808 ईस्वी में इन्होंने डिस्कवर किया था आइटम को, लेकिन इन्होंने उस आइटम के बारे में पूरा के पूरा जो उनका कंक्लूजन था वो सही नहीं था उस टाइम तो उनका जो था वो सही था, लेकिन बाद में उनका गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी पर, इस विश्व में जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं उसको उन्होंने आइटम ही कहा दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उस आइटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, जैसे बाद में डिस्कवर हुआ आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह, ठीक है। तब ये जो उनका पोस्टुलेट था, ये जो उनका कंक्लूजन था, ये बाद में गलत हुआ था, समझे। तो अगर हम लोग बात करें कि डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी ऑफ एटम अप्रॉक्स 1808 इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट का स्टार्ट किया था 1803 से लेकर 1808 के बीच में, ठीक है। इतना में इन्होंने डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी के अनुसार। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन साहब, और इन्होंने कहा था कि द स्मॉलेस्ट particles in the world is atom। इन्होंने एटम को सबसे छोटा पार्टिकल्स माना था, लेकिन वैसा बात नहीं था। जैसे भी बोले हम इस सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन का पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट द्वारा पाया गया था, और इस इलेक्ट्रॉन को जब खोज किए थे की बात डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आपका जे थॉमसन साहब ने किया था, ठीक है। अब जे थॉमसन साहब किस प्रकार किए थे? इन्होंने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। देखिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड में, एक एंड में आपका कैथोड लगा दिया गया था, एक साइड में आपका एनोड। तो आपका कैथोड था, आपका निगेटिवली चार्ज था, और ये जो आपका एनोड था, आपका पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। और इसमें आपका कनेक्ट कर दिया था, हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया था, और ये जो हाई वोल्टेज आपका था अप्रॉक्स बहुत ज्यादा था, करने वाला 10⁻³ है, तो कहें कि 1000 वोल्ट था। इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें आपको डाला गया था। और ये जो आपका कैथोड है, ठीक है, कैथोड यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर एनोड है। अब इन दोनों के बीच में आपका एयर था, ठीक है। या तो कहें कि
ये जो एयर है, एयर बहुत लेस था, बहुत कम अमाउंट में था। क्यों कम अमाउंट में था? क्योंकि इसको वैक्यूम पंप द्वारा इसमें से एयर निकाल दिया गया था। और जो भी आपका थोड़ा बहुत जो गैस बच गया था, इस गैस का जो प्रेशर था बहुत लो कर दिया गया था। लो करने का मतलब यही होता है कि उसमें से एयर पूरा हटा देना, ठीक है। बहुत कम इसमें एयर था, तो ये आपका एयर पार्टिकल्स इसमें दिख रहा है आपका ये, ठीक है, आपका एयर पार्टिकल्स। और ये जो प्रेशर था इसको बहुत लो कर दिया था, अप्रॉक्स करने का मतलब कि 10⁻³ -3 mm ऑफ Hg कर दिया गया था। आपका 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ Hg, इतना कम इसका प्रेशर कर दिया गया था, ठीक है। अब जैसे ही इसमें वोल्टेज गया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस गया, तब जैसे ही इस मेटल, इधर आपका मेटल है, ठीक है, तो जैसे ही मेटल के ऊपर हाई वोल्टेज डाला जाता है, पास कराया जाता है, तो उसमें से आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक। जैसे ही आपका हाई वोल्टेज हुआ, इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये इधर की ओर जाने लगा। आपका इलेक्ट्रॉन है जो इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस गैस पार्टिकल से टकराएगा, तो टकराएगा तो ये जो गैस पार्टिकल से बहुत कम है, ना के बराबर, तो जब टकराएगा तो ये आपका सीधी रेखा में चला जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, और ये जा करके इस एनोड के ऊपर टकराएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एनोड है, इस एनोड एंड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन आपका टकराते हैं, और टकराने की वजह से यहाँ पर आपका एक फ्लोरोसेंट लगा हुआ, ठीक है। यहाँ पर आपका एक फ्लोरोसेंट लगा हुआ है। ये फ्लोरोसेंट का क्या काम होता है कि जैसे ही उसके ऊपर कोई पार्टिकल्स जाते हैं, या तो कहीं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जाता है, तब उसमें आपका लाइटनिंग होता है, चमकता शाइनिंग होता है। सुन, तो जैसे ही इसके ऊपर पड़ा है फ्लोरोसेंट पर, तब इसके ऊपर शाइनिंग आने लगा, ठीक है, ग्रीन के जैसा, ग्रीनिश शाइनिंग आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो आपका ग्रीनिश शाइनिंग हुआ, ग्रीनिश शाइनिंग होने लगा, ठीक है। इस ग्रीनिश शाइनिंग की वजह से हम इनको मालूम चला, जो आपका थॉमसन साथी, इनको पता चला कि ये जो आपका फ्लोरोसेंट लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स आकर के हैमर करने के इसके ऊपर पड़ा, ठीक। तो ये जो पार्टिकल्स था, इस पार्टिकल्स को इन्होंने नाम दिया कि ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, ठीक है। क्यों निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव चार्ज था, और पॉजिटिव चार्ज की ओर निगेटिव चार्ज जाकर के अट्रैक्ट हो गया, उससे जाकर के अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्शन की वजह से आपका यहाँ पर जो भी आपका लाइटनिंग हुआ ग्रीनिश जैसा। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो कुछ जो पार्टिकल्स है, अब ऐसी बात है, जो टकराने के बाद यहाँ से आपका जो एनोड टर्मिनल है, इस एनोड टर्मिनल से इधर की ओर भी आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, तो जब इधर की ओर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इधर भी आपका शाइनिंग होता है, ठीक है। इधर साइड भी आपका शाइनिंग दिखाई पड़ता है, समझे। इधर शाइनिंग जब दिखाई पड़ता है, तो इधर आपका पॉजिटिवली चार्ज आता है, पॉजिटिवली चार्ज आकर के इस नेगेटिव चार्ज से मिलता है, आपका शाइनिंग दिखाई पड़ता है, समझे। तो इस एक्सपेरिमेंट द्वारा जे थॉमसन साहब ने बतलाया कि जो हमारा आइटम है, उस आइटम में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपका आइटम से स्मॉल पार्टिकल्स होता है। समझ में आया बात? इस एक्सपेरिमेंट द्वारा। और इसमें देखिए क्या चीज होता है कि जैसे लेट सपोज अगर हम लोग लेते हैं ए गैस, ठीक है, यहाँ पर आपका गैस है, ये गैस है, इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ये जो गैस है, यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन आपका पास हो रहा, और ये हाई वोल्टेज है, ये जो गैस है, इस गैस में से भी आपका इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, इसमें से गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो आपका ये प्लस हो जाए प्लस, यहाँ पर आपका ये जो मेटल है, इस मेटल का भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है,
इस मेटल का आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस मेटल का जब आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे ई माइनस मेटल, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस। अब ये जो गैस है, गैस का भी आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसको हम लिखेंगे ई माइनस ऑफ गैस का, समझे। अब अगर आपका लेट सपोज दूसरा आपका गैस है, लेट सपोज अगर हम लोग माने बी गैस है, इस बी गैस में से भी आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले कि आपका बन जाएगा बी पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, कि आपका मेटल जो भी होगा उस मेटल से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कि आपका ई माइनस मेटल प्लस आपका ई माइनस गैस, क्लियर। अब ये जो आपका ई माइनस जो एम है प्लस ई माइनस जो जी है, ये आपका हो जाता है कैथोड, ये आपका होता है कैथोड, इसको हम लोग कहते हैं कैथोड रेज कहते हैं। ये दोनों आपका कैथोड रेज हो गया, आपका हो गया कैथोड रेज। और ये जो आपका ए प्लस गैस, ये आपका हो गया ए प्लस गैस, ये आपका हो गया बी प्लस गैस। अब इसको अगर हम लोग बात करें कैथोड रेज को, तो कैथोड रेज में ई बाई एम रेशियो हमेशा सेम होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, एक फिक्स्ड रेशियो होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी गैस का, कोई भी गैस का कैथोड रे का ई बाई एम रेशियो की बात करें, ई मतलब हो गया आपका चार्ज बाई मास ऑफ पार्टिकल्स, एम का मतलब हो गया आपका मास ऑफ पार्टिकल्स हो गया। तो ई बाई एम जो रेशियो होता है फॉर कैथोड रेज, इट शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड, ये हमेशा फिक्स्ड होता है, ये हमेशा आपका कांस्टेंट होता है, समझे। लेकिन यही जो आपका ए प्लस गैस हुआ और ये जो आपका बी प्लस गैस हो गया, ये आपका बन गया एनोड रेज, आपका क्या हो गया एनोड रेज हो गया। और ये जो बी गैस हो गया ये भी आपका एनोड रेज हो गया। अब इसका मास और इसका मास दोनों का आपका अलग अलग मास है, तो इसका ई बाई एम रेशियो हमेशा डिफरेंट होता है फॉर एनोड रेज, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? समझ। तो देखिए बेसिकली इसमें हुआ था क्या, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब था, इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक साइड में आपका कैथोड रेज था, दूसरे साइड में आपका सॉरी एक साइड आपका एनोड था, दूसरा साइड में आपका एनोड था, एक साइड में आपका कैथोड था, क्लियर। अब इसमें हम लोग हाई वोल्टेज पोटेंशियल डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो हाई वोल्टेज पोटेंशियल इससे आपको प्रवाहित किया गया, डाला गया, और ये जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें आपको वैक्यूम कर दिया गया। वैक्यूम करने का मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपका एयर होगा, तो वैक्यूम के मतलब होता है उसका जो प्रेशर होता है उसको लो कर देना, कम कर देना। इसका प्रेशर लो करके लगभग आपका 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ एच कर दिया गया। अब इसमें जो हाई वोल्टेज था 1000 वोल्ट था, तो जैसे आपको हाई वोल्टेज इसमें सप्लाई किया गया, तो ये जो कैथोड रेज है, कैथोड है, ये आपका मेटल है। कैथोड आपका क्या है, ये आपका मेटल है। तो इस मेटल के ऊपर जब हम लोग हाई वोल्टेज प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तब इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ई रेज आपका बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर आपका गैस है कुछ, जो गैस है बहुत कम है, तो कम रहने के कारण ये जो आपका ई रेज है, इलेक्ट्रॉन रेज, ये सीधे आपका स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, कहने वाले आपका सीधे एनोड पर चला जाता है, समझे। अब एनोड पे जाता है तब इधर आपका फ्लोरोसेंट लगा हुआ, तो फ्लोरोसेंट पर जैसे ही पड़ता है इलेक्ट्रॉन, अब जब पॉजिटिव चार्ज तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट होने की वजह से जब फ्लोरोसेंट पर पड़ता है आपका ई चार्ज, तब इसमें आपका ग्लो होता है, ग्लो करने में शाइनिंग होता है, ठीक है। ये आपका ग्रीनिश शाइनिंग दिखाई पड़ता है, जो दिख रहा है आपका ये ग्रीनिश शाइनिंग दिखाई पड़ता है। अब इधर भी आपका उसे फ्लोरोसेंट लगा हुआ, तो ये जो आपका है गैस वाला, तो गैस पार्टिकल्स की वजह से, गैस पार्टिकल आपका अंदर, इसमें भी आपका वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उतने 1000 वोल्ट, इसकी वजह से ये जो आपका इलेक्ट्रॉन इसका गैस का, ये आपका इधर साइड में हो रहा है, इधर मेटल वाला है जो इधर जा रहा है,
और ये जो आपका गैस वाला ये आपका इधर साइड में जा रहा है, इधर जो आपका कैथोड तरफ है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका इधर भी शाइनिंग दिखाई पड़ता है, ग्लो दिखाई पड़ता है। क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि जो कैथोड रेज है, जैसे अगर हम लोग बात करें गैस ये वाला आपका, इसमें गैस है, तो इसमें जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, तब इसमें से आपका ये प्लस गैस का तो इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन निकाल जाते हैं, और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो गैस का निकाल रहा है, और ये जो मेटल है आपका इस मेटल का भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये दोनों मिला करके आपका कैथोड रेज होता है। तो ये आपका कैथोड रेज हो गया। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कोई भी गैस की बात करें, इसका गैस ले लिया, इसका अलग गैस आपका, तो इस गैस का जो E/m रेशियो होगा इन दोनों का हमेशा फिक्स्ड रेशियो होगा फॉर द कैथोड रेज। कैथोड रेज के लिए हमेशा फिक्स्ड रेशियो होगा। लेकिन अगर हम लोग एनोड रेज की बात करें तो एनोड का इसका मास तो अलग है, इसका मास अलग, डिफरेंट है। तो एनोड रेज का जो E/m रेशियो है, चार्ज बाय मास रेशियो, हमेशा सेम नहीं होता है, यानी कि सेम होता नहीं, फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। क्लियर हुआ इतना? चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें चार्ज की बात करें तो चार्ज के प्रॉपर्टी देखने की क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अब इसमें आपका जो पहला प्रॉपर्टी है, चार्ज हमेशा क्वांटाइज होते हैं। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, चार्ज हमेशा आपका क्वांटाइज होता है। चार्ज ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड, मतलब कि जो आपका Q होगा, Q इक्वल्स टू N इंटू E। ये हो गया आपका चार्ज, ये हो गया आपका नंबर ऑफ चार्ज, जितना आपका चार्ज होता है, ये आपका Q बराबर होता है N इंटू E होगा। और जो En है, N आपका N बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है। इंटीजर के कहने का मतलब N के वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से लेकर के हो गया आपका -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो इस प्रकार से इन्फिनिट तक। तो n के वैल्यू आपका इंटीजर होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगा। क्लियर? दूसरा जो आपका पॉइंट है, प्रॉपर्टीज है चार्ज का, ये चार्ज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा आपका निगेटिवली चार्ज होता है। चार्ज हैज टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा, दूसरा आपका निगेटिवली चार्ज होगा। आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, वो आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा आपका निगेटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब कि देखिए अगला जो आपका थर्ड, लेट सपोज जो आपका चार्ज, ये चार्ज, अब ये तो जो आपका दोनों चार्ज है, इन दोनों लेट सपोज इसको हम माने थे Q1, ये आपका हो गया Q2 हो गया। अब ये दोनों चार्ज के बीच में आपका डिस्टेंस R है। ठीक है, अब ये जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्ज में कोई ना कोई आपका फोर्स लग रहा होगा, वेदर इट इज योर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। अगर आपका सेम टाइप ऑफ चार्ज है तो आपका रिपल्सिव फोर्स लगेगा,
क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज रहे तो दोनों के रिपेल करेंगे दूसरे को। अगर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेज रहेंगे तो दोनों को अट्रैक्ट करे आपस में। समझ, इन दोनों के बीच में आपका फोर्स लेगा, और वो जो फोर्स होता है आप लोग पढ़े होंगे कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो फोर्स होगा आपका या तो रिपल्सिव फोर्स होगा या तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आपका रिपल्सिव फोर्स होगा या तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब रिपल्सिव फोर्स कब होगा? जब आपका सेम टाइप ऑफ चार्ज रहेगा, या तो जो Q1 Q2 निगेटिव चार्ज होगा दोनों, या तो आपका दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा। या आपका सेम चार्जेज होंगे, सेम टाइप ऑफ चार्जेज होंगे, और अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा? जब आपका डिफरेंट चार्जेज होगा। आपका डिफरेंट चार्जेज होंगे तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका K है ये आपका होता है चार्ज कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू होता है K इक्वल्स टू आपका 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर CS पर। C आपका होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू ये होता है, ये आपका चार्ज कांस्टेंट होता है। क्लियर है? चलिए अगला जो आपका प्रॉपर्टीज है ये है कि अगर दो आपस में दो चार्ज रखे हुए, ठीक, तो उन दोनों चार्ज के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जो दोनों आपका चार्ज है उन दोनों चार्ज के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगा। आपका Q1 है, आपका Q2 है, आपका दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा ये आपका होता है कि Q1 Q2 बाई आर के बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसको हम लोग मॉड में लेते हैं, इसको हम लोग मॉड में लेते हैं, क्योंकि जो आपका एनर्जी होगा वो तो आपका होगा ही Q1 और Q2 के बीच में आपका एनर्जी होगा। ठीक है, तो ये जो आपका एनर्जी है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ये किसके बराबर होगा? K Q1 Q2 बाई आर के बराबर होगा। समझे? और ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है या तो आपका कहीं की रिपल्सिव फोर्स के द्वारा हो सकता है या तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा हो सकता है। अगर आपका रिपल्सिव फोर्स के द्वारा होगा तो आपका पॉजिटिव होगा, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब आपका रिपल्सिव फोर्स होगा। कहने का मतलब Q1 और Q2 दोनों आपस में निगेटिव होंगे तो इसका जो वैल्यू होगा पॉजिटिव आएगा, या तो दोनों आपका पॉजिटिव होंगे तब आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स जब होगा तो इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव फोर्स। और अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा इसका वैल्यू आपका निगेटिव आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आपका निगेटिव में आएगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ठीक है, आपका अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा इसका वैल्यू निगेटिव है, रिपल्सिव फोर्स होगा तो पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर Q1 Q2 दोनों अगर आपका निगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो आपका निगेटिव वैल्यू होगा पोटेंशियल एनर्जी का।
वो आपका अट्रैक्टिव फोर्स का एक्ट करेगा, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं चार्जेस। क्लियर? क्लियर? अगला जो पॉइंट आपका, इसमें देखिए आपका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, समझिए। ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा किसकी वजह से, जो पोटेंशियल, जो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है 1000 वोल्ट, ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी उसमें मिलेगा, प्रोड्यूस होगा। तो ये जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा इसमें के ही बराबर हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। और ये जो आपका हाफ एम वी स्क्वायर है, ये आपका अगर चार्ज के रूप में अगर बात करें तो Q चार्ज है इंटू V जो आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसके बराबर हो जाएगा। जो आपका काइनेटिक एनर्जी है जो आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है, किसके बराबर हो जाए, चार्ज के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो Q इंटू V जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज बताइए। तो ये आपका आंसर हो गया V इक्वल्स टू 2 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो होगा 2QV डिवाइड हो जाएगा m नीचे आ जाएगा, तो 2QV बाई m। अब V स्क्वायर है तो V बराबर इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो आपका अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज देगा। ठीक है, ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ये आपका वेलोसिटी ऑफ चार्ज at low pressure of gas, at low pressure of gas, क्योंकि हम लोग गैस का प्रेशर लो किए हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर ऑफ गैस होगा, वहां पर जो चार्ज का जो वेलोसिटी होगा V बराबर अंडर 2QV बाई m के बराबर, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाद में क्या हुआ कि उस टाइम तो जो डाल्टन साहब थे उन्होंने तो एटम का आविष्कार कर दिया था, ठीक है। उस टाइम उनका जो अचीवमेंट था वो बहुत बड़ा था अचीवमेंट एक तरह से, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी नई चीज का खोज किया था कि एटम भी कुछ होता है, ठीक है, समझे। बाद में आपका मॉलिक्यूल भी है, और वो जो एटम है उस एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ ये जो आपका कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट उसके द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका प्रोटॉन का भी खोज हुआ, उस प्रकार आपका न्यूट्रॉन का भी खोज हुआ, समझे। देखिए जो आपका प्रोटॉन का जो खोज हुआ था, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, देखते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन था, ये डिस्कवर किए थे ई गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन इन्होंने सबसे पहली बार बोला था कि जो हमारा आइटम होता है उस आइटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में आपका एक पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होते हैं। गोल्डस्टीन साहब ने बोला था कि जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है। उन्होंने ये नहीं बतलाया था कि वो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उसका नाम प्रोटॉन। बाद में जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का नाम इनका एक चेला थे, इनका एक स्टूडेंट था जिनका नाम था रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नाम सुने, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब ने जो पॉजिटिव
पार्टिकल्स था न्यूक्लियस के अंदर, उसको उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन बेसिकली। कहीं कहीं आप देखिए कि किसी किसी बुक में आपका लिखा हुआ रहता अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन, जो आप पुराना बुक है ज़्यादातर उसमें आपका लिखा हुआ रहेगा गोल्डस्टीन साहब ने इसका खोज किया था। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका आइटम होता है, ये कोई आपका आइटम है, ठीक है, और इस आइटम के अंदर आपका एक न्यूक्लियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अंदर में आपका प्रोटॉन पाए जाते हैं प्लस आपका न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर में आपका प्रोटॉन्स होते हैं और आपका न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो है इसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ये जो आपका है सर्कल, इस सर्कल को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, और इस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन हमेशा आपका मोशन में रहता है। यहाँ पे जितने भी आपका इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा मोशन में होते हैं। क्लियर है? अब समझ में? क्लियर? तो ये जो आइटम है, आइटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो कि आपका बाद में खोज हुआ था जॉन डाल्टन साहब के बाद। तो उनका जो पोस्टुलेट था, जो भी उनका कंक्लूजन था, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि जो आपका विश्व में सबसे छोटा पार्टिकल्स है उसको उन्होंने एटम ही कर दिया था, लेकिन वैसा बात नहीं था। ठीक है, और एक चीज ये भी तय हुआ कि जो एटम आता है, इस एटम का जो मैक्सिमम मास होता है हमेशा न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, जो मैक्सिमम मास होता है वो आपका न्यूक्लियस में, कहने के मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मिला करके 99% लगभग आपका मास होता है जो न्यूक्लियस में होता है। बाकी जो अभी आपका 1% है या तो 0.5% आपका इलेक्ट्रॉन्स का मास ऐड होता है। क्लियर? बात करें तो इसको कह सकते हैं प्रोटॉन नेम्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन का नाम दिया था। ठीक है, बाद में जब इन्होंने खोज किया था गोल्डस्टीन साहब था, गोल्डस्टीन साहब बोले थे कि न्यूक्लियस के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उन्होंने उसका नाम नहीं बदला था, रदरफोर्ड साहब थे, इन्होंने इसका नाम दिया था। और आपका जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन का डिस्कवर आपका जेम्स चैडविक साहब ने किया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवर किए थे जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साहब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स था, प्रोटॉन्स था और न्यूट्रॉन्स था,
इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन था, अलग अलग तरह से उसको रिप्रेजेंट किया गया था और उसके मास को बतलाया गया था कि किसका कितना मास होता है और उसके चार्जेस कितने होते हैं, इसका भी डिस्कवर किया गया था बाद में। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं उसके मास के बारे में और उसको रिप्रेजेंटेशन के बारे में देख लेते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स है, इसको हम लोग कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स करते हैं। आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। पहला आपका, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गया, आपका मास हो गया, आपका इधर चार्ज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको कर देते हैं। तो जो पहला आपका प्रोटॉन, अब प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P11 करके, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा आपका न्यूट्रॉन है, इसको हम लोग 0 और 1 इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा आपका इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग E0 और -1 इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका अगर हम लोग मास की बात करें, ठीक है, तो इसका जो मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 इतना केजी होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, अगर हम लोग मास न्यूट्रॉन की बात करें तो इसका जो मास होता है लगभग दोनों का सेम होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बस कुछ का अंतर होता है। 1.675 यहाँ पर 672 है, यहाँ पर 675 है, इंटू 10⁻27 इतना केजी होता है। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें तो इसका जो मास होता है बहुत ही निग्लिजिबल होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। अब देखिए इन दोनों के बीच में अगर कंपेरिजन करें हम लोग तो 10⁻27 10⁻31 है, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है 10,000 छोटा एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। समझ में आ रही है, 10,000 स्मॉल है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का मास है लगभग अपन लोग 0 मान लेते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसीलिए आपको बोले कि जो मैक्सिमम मास होता है किसी भी एटम का ये आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। मैक्सिमम मास आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास मिलाकर। ठीक, अब इसका अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो देखिए चार्ज देख लेते हैं। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के जो चार्ज होता है ये होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल चार्ज होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कहने मतलब 0 चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज
जीरो होगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके चार्ज की अगर बात करें तो सिर्फ निगेटिव साइन का डिफरेंस होता है। आपका पॉजिटिव में होता है 1.6 × -19 ये आपका होता है निगेटिव में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो दोनों का मैग्नीट्यूड का सेम होता है, सिर्फ इसका साइन में डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन का। स्टूडेंट इतना समझ में आया होगा आप लोग को बेहतर तरीके से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोज हुआ तो उसी प्रकार से हाँ एक चीज और इसमें जो डॉल्टन साहब थे उन्होंने एक ये भी बोला था कि जितने भी आइटम जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का एक ही मास होता है। उन्होंने ये भी बोला था कि एक ही प्रकार के एलिमेंट का मास एक होता, लेकिन बाद में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि बाद में आपका आइसोटोप भी आ गया, ठीक है, आइसोबार भी आ गया, आइसो इलेक्ट्रॉन्स भी आ गया। उन्होंने भी कहा था कि प्रत्येक एलिमेंट का एक ही अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आपका डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ आपका मास भी होता है। तो चलिए हम लोग इसके कुछ अलग टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि आपका अलग अलग एलिमेंट्स उसका मास नंबर सेम है, या तो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है उसका मास भी आपका सेम है। चलिए देखते हैं। तो पहला आपका आइसोटोप्स, तो देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में। ऐसे आप लोग का आइसोटोप्स पहले ही बता दिए हैं, पहला चैप्टर था उसमें। तो आइसोटोप्स होता है क्या कि आपका सेम टाइप ऑफ एलिमेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास नंबर होता है, या कहें कि एटॉमिक मास होता है, आपका आइसोटोप्स कहलाता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं at term having same element of same atomic number but different mass number, ये तो कहें कि एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास। देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग। एग्जाम्पल से जैसे आपका कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, और इसका जो कार्बन होता है, कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 होता है, कार्बन आपका 13 होता है, कार्बन आपका 14 होता है। देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है, ये इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया, इसका एटॉमिक मास से 12 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 13, इसका 6, इसका 14 हो गया, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट है, इसमें बताया था आपको, सपोज कोई भी एलिमेंट है, ये आपका एलिमेंट हो गया, ठीक है, एक आपका एलिमेंट है। तो यहाँ पर आपका ये जेड होता है, ये आपका ये होता है। ऐसे आपको शायद पहला चैप्टर में बताया होंगे। तो जेड रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक नंबर को, एक आपका कोई एलिमेंट है, ये आपका एटॉमिक मास होता है। तो आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो गया, आपका एटॉमिक मास, ऐसे आपका कार्बन होगा, ठीक है। चलिए तो हम
देखते हैं अगला। अगला आपका है आइसोबार्स। आइसोबार की हम लोग बात करते हैं। आइसोबार्स क्या होता है? अब जो आपका आइसोबार होता है, ये अलग अलग एलिमेंट का सेम मास नंबर होता है, उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आइटम हैविंग डिफरेंट एलिमेंट but same atomic mass, उसका एटॉमिक मास सेम होता है, लेकिन उसका जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एटम होता है लेकिन उसका एटॉमिक मास सेम होता है। चलिए इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका कार्बन, तो कार्बन आपका 14 ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है। तो दोनों का एटॉमिक मास सेम हो गया आपका। ठीक है, और भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे आपका हो गया ऑक्सीजन की बात करें, आपका ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका एटॉमिक मास आपका 8 सपोज 18 देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक मास 18। ये आपका आइसोटोप है का ऑक्सीजन का। आपका एटॉमिक मास 16 होता है, आपका 18, ये आपका आइसोटोप्स होता है ऑक्सीजन का। और हम लोग देखते हैं कि आपका हो गया नाइट्रोजन का भी एक आपका आइसोटोप होता है आपका 18। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं कर सकते हैं हम लोग, फ्लोरीन कर सकते। ठीक है, फ्लोरीन का 9 हो गया आपका 18 भी होता है आपका, 19 भी होता है। ठीक है, तो आपका फ्लोरीन का आइसोटोप्स हो गया, ये आपका ऑक्सीजन का आइसोटोप। अब देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, लेकिन इसका एटॉमिक मास आपका सेम हो गया। तो ये होता है आपका आइसोबार्स कहलाते हैं सर। क्लियर? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स होता है, आपका आइसोटोन्स का है। देखिए आइसोटोन्स टोन्स का मतलब आपका न्यूट्रॉन्स। आइसो का मतलब जानना करते हैं सेम होता है, और टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा वो आपका आइसोटोन्स होगा। हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, प्रोटॉन्स निकालते हैं और न्यूट्रॉन्स निकाला जाता है। क्लियर है? हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है कि नहीं। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं आइसोटोन्स को। कि आपका डिफाइन होगा आइटम हैविंग डिफरेंट एलिमेंट, having different elements but same
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। एग्जांपल देखिए, तो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका 8 हो गया, ये आपका ऑक्सीजन 16 है गया, और आपका कार्बन ले लेते हैं 6, और हो गया आपका 14। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए, चेक करिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है। तो 16 माइनस 8 कीजिए तो आपका 8 होगा, और 14 माइनस 6 कीजिए तो आपका 8 आएगा। तो आपका दोनों अलग अलग एटम है, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है सेम है। आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस जेड। ए मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो हो गया आपका 16 माइनस 8, इसके बराबर होगा 14 माइनस 6 दैट इज आवर 8। दोनों का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होगा। ये आपका दोनों आइसोटोन्स कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत हुई होगी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका है वो आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोग देखे आइसोटोन्स देखे, उसी प्रकार से आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स होता है। हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉन्स सब पूछा जाता है। आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस रहता है, क्या लिखा हुआ कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कौन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस करने के मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम ऑफ वेदर इट इज गिवन आवर एटम, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। ठीक है, आपका आइसो इलेक्ट्रॉन्स इसको डिफाइन कर लेते हैं। एटम हैविंग different एलिमेंट हो गया, या तो आपका मॉलिक्यूल हो गया, आपका कंपाउंड हो गया, जो भी आपका हो, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अलग अलग एलिमेंट्स का, उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, एक तो आपका अगर चार्ज नहीं है एटम पर या मॉलिक्यूल्स पर या कंपाउंड पर, अगर चार्ज नहीं है तो जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा वही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। इसमें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज है तो जितना निगेटिव चार्ज रहेगा उतना ऐड हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, या कहें कि जो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतना ऐड हो जाएगा चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तब। अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा
उस एलिमेंट के ऊपर उतना माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, या कहें कि एटॉमिक नंबर में उतना माइनस हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे आपका ये है कार्बन 6 हो गया, इसका 14, कार्बन 6, इसका आपका 12 हो गया। तो दोनों का आपका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो इसका जो आपका नंबर ऑफ आइटम्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, दोनों का सेम होगा। इसमें अगर बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर कितना होगा, 6 होगा। इसमें अगर हम लोग देखते हैं इसको लेते हैं, ये आपका H2 है, H2 है आपका हीलियम, यहाँ पर आपका इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना आपका 2 है ना, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 इंटू 2 हो जाएगा बराबर हीलियम 1 होगा, इसका एटॉमिक नंबर 2 तो 2, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इस केस में। क्लियर है। अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें, आपका अगर कंपाउंड है तो चलिए एलिमेंट से देख लेते हैं। अगर आपका लेट सपोज F माइनस हो और O माइनस 2 है, ठीक है, F माइनस है और O माइनस 2 है, इन दोनों में देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है कि नहीं। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 9 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। अभी क्या बोले आपको कि जितना उस एलिमेंट या मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा उतना ऐड हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, या कहीं एटॉमिक नंबर में उतना ऐड हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उतना माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के लिए बात करें तो 9 + 1 तो आपका 9 + 1 होगा इक्वल टू। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 8 इसका एटॉमिक नंबर -2 है तो +2 हो जाएगा, तो ये आपका 8 + 2 बराबर आपका 8। ये इसको हम लोग कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, या तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा आप लोग का, देख लीजिए अच्छा से। स्टूडेंट अगर कहीं पे भी डाउट हुआ होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जाते जाते कुछ सुना देते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, ध्यान से। कहते हैं वक्त ने हमें चुपचाप रहना सिखा दिया, वक्त ने हमें चुप रहना सिखा दिया, हालात ने हमें दर्द सहना सिखा दिया। अब किसी की आसरा नहीं रही जिंदगी में, अब किसी की आसरा नहीं रही जिंदगी में, तन्हाइयों ने हमें अकेला रहना सिखा दिया। ठीक है, तब आप लोग अकेले रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, अकेले रहिए, फ्री रहिएगा, अपने आप को फोकस कर पाइए, अपने आप को कंसंट्रेट कर पाइएगा पढ़ाई लिखा में, और जो भी आप चाहते हैं अचीव करना आप अचीव कर पाइएगा। स्टूडेंट कहते हैं ना कि एकला चलो रे, एकला चलो रे। ठीक है, आप अकेले भी कर सकते हैं और अपनी बुलंदी को प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एलियन, फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।